हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना कवर करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोडिंग इंटरव्यूज। दैट इज टू फिगर आउट व्हाट इज द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम आपका कितना टाइम लेगा पूरा कंप्लीटली रन होने में, या यूं कह लो कि हाउ विल यू फिगर आउट कि कौन सा प्रोग्राम बेहतर है किसी दूसरे प्रोग्राम से इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं एक बहुत ही सिंपल से कोड के साथ स्टार्ट करता हूँ। सपोज आपने एक फंक्शन लिखा int func, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाला intn intm। और ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं करता, सी आउट करता है पहले n, या यूं कह लो कि सी आउट ये पहले प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ n इज सी आउट n, फिर करेगा सी आउट m की वैल्यू, और फिर ये कुछ कुछ करेगा सी आउट n इंटू एम, सी आउट n प्लस एम, सी आउट n माइनस एम, सी आउट n डिवाइड बाई एम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। अब देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। दो इनपुट जा रहे हैं इसमें n और m, और उसके बाद ये सारी कहानी हो रही है इसमें। ठीक है, इसका इसमें कितनी लाइन ऑफ कोड है? अगर सिर्फ फंक्शन के अंदर की बात करें 8 लाइन ऑफ कोड है, राइट। ऐसे ही अब एक और फंक्शन लिखते हैं इसके बराबर में ही, सेम फंक्शन है n कॉमा m, वही int n m, मैं स्किप कर रहा हूँ ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे ये क्या करता है? यहाँ पे ये करता है कि फॉर int I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन m, I प्लस प्लस सी आउट, लेट्स से सी आउट n प्लस m। ठीक है, तो ये फंक्शन कर रहा है। दो फंक्शन इसके इसके इसमें कितने लाइन ऑफ कोड हो गया फंक्शन के अंदर? दो, राइट। दो ही लिख लो इसको, एक दो, दो लाइन ऑफ कोड, इसमें 8 आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके सामने सेम फंक्शन है, ये इसको अलग फंक्शन इसका नाम दे दो। ऑफ कोर्स सेम तो नहीं है, नाम सेम हो रहा है फंक वन, और यहाँ पर फंक टू। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपके सामने ये दोनों कोड रख दे और आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ कि कौन सा प्रोग्राम फास्ट रन करेगा, लेफ्ट वाला फंक वन फास्ट रन करेगा या फंक टू फास्ट रन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और आपको मतलब ज्यादा आइडिया नहीं है, जस्ट जस्ट कोडिंग स्टार्ट की है, तो आपको मन से क्या आवाज आएगी? एक नॉर्मल बंदे के जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके मन से उसको लुभाएगा कि यार ये वाला जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल 2 लाइन का प्रोग्राम है, इसमें क्या है, ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि यार 2 ही लाइन का तो है। और ये लेफ्ट वाला प्रोग्राम 8 लाइन का है, ये बड़ा प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो यार राइट वाला फंक टू फास्टर रन करेगा। कैसे आपने फिगर आउट किया? ये आपके दिमाग ने क्यों आपको इस तरफ धकेला, टू की तरफ? वो इसलिए धकेला क्योंकि आपके हमारा दिमाग थोड़ा सा इस तरीके से इंजीनियर्ड है बचपन से कि जो छोटी चीज होती है वो थोड़ा आसान लगती हैं। तो ये छोटा प्रोग्राम है, वो आपको लग रहा है ये आसान है, ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये छोटा जरूर लग रहा है लेकिन है ये इससे बड़ा। पहली तो ये बात कि अभी हम ये प्रूव करते हैं, अभी हम ये आपको समझाना चाहेंगे कि सिर्फ प्रोग्राम की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम की लेंथ डिसाइड नहीं करती कि प्रोग्राम कितना फास्ट रन करेगा, पहले तो इस आर्गुमेंट को बीट करता है। इस लेफ्ट वाले कोड में 8 प्रोग्राम में 8 लाइनें हैं, ठीक है। अब ये राइट, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एन की वैल्यू हो जाए आपकी 5 और एम की वैल्यू हो जाए 100।
ठीक है। तो ये प्रोग्राम 8 लाइन का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो एन प्रिंट हो रहा है, एम प्रिंट हो रहा है, और एम एन एन इंटू एम प्लस एम, ये माइनस एम डिवाइड बाय ये 8 का ही रहेंगे। लेकिन इसको इमेजिन करो, इसके अंदर आ गया लूप। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आई 1 से लेके 99 तक, आई इज लेस देन एम। तो और अंदर सी आउट ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, सी आउट एन प्लस एम, ये 99 बार लिखा हुआ है। अगर इस लूप को एक्सपेंड करोगे तो, है ना? तो कहने का मतलब है, अगर सिर्फ आप साइज देख के ही बात करना चाहते हो तो भी राइट वाला बड़ा है। हालांकि साइज पे डिपेंड नहीं करता है, आगे जाके जब हम और पढ़ेंगे पता लगेगा कि भाई साइज पे डिपेंड कुछ नहीं करता। लेकिन अगर चलो आप साइज पे ही लड़ना चाह रहे हो कि नहीं नहीं जी साइज पे डिपेंड करता है, मुझे पता है ये, तो भी राइट वाला लेफ्ट वाले से बड़ा है बहुत। मतलब एक मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल दे दिया। तो साइज से तो अनुमान लगाना सही बात नहीं है, उससे आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो चलो एक बात तो समझ में आ गई, लाइन ऑफ कोड पढ़ देख के आप ये गैस नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोग्राम बड़ा है, कौन सा प्रोग्राम छोटा, कौन सा प्रोग्राम फास्ट रन करेगा, कौन सा प्रोग्राम स्लो रन करेगा। तो चलो एक चीज तो, एलओसी लाइन ऑफ कोर्स तो कैंसिल होगी भाई, एलओसी से पता नहीं लगेगा। अब आप क्या बोलोगे? अब एक बिल्कुल भाई सही बात है, एक आदमी है बोल रहा है कि आपको क्या चेक करना है, कि भाई रन टाइम चेक करना है, तो आप क्या बोलो? अरे भैया रन टाइम चेक करना है तो रन करके देख लो। तो ठीक है जी, रन करके देख लिया मैंने, यहाँ पे एक कोड लिखा अपने अपने इस टैबलेट पे, और इसको रन कर दिया, और इसका टाइम नोट कर लिया कि भैया उस पर लिख के आ रहा है 0.25 सेकेंड टेकन, ठीक है। अब ये राइट वाला प्रोग्राम रन किया, 0.4 सेकेंड टेकन, तो आप बोले देखो जी लेफ्ट वाला छोटा है, लेफ्ट वाले ने कम टाइम लिया, हो गया आपका। मतलब बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है। लेकिन सपोज करो, आज मैं इधर बैठ के, अगर मेरा ये कोड मेरे पास है, सेम मशीन पे रन कर रहा हूं मैं, ठीक है, और सेम मशीन पे रन किया, तो ठीक है ये कम आए एक ज्यादा है, दोनों के साथ फेयर बढ़ता हुआ कि भाई दोनों एक तरीके से दो फील्डर है, सॉरी दो बैट्समैन है। दो बैट्समैन को आपको जज करना है कि भाई बेहतर बैट्समैन कौन है। तो यार कैसे जज करोगे? बोलोगे भाई खेल खिला के दिखाएंगे, उसको सब दोनों को छह छह बॉल मिलेंगे। आप क्या बोलोगे? भाई देखो दोनों को छह छह बॉल मिलेंगी, दोनों को सेम बॉलर रहेगा, दोनों की पिच सेम होगी, एक ही ग्राउंड पे खेलेंगे। अब जो ज्यादा अच्छे शॉट लगा लेगा या ज्यादा रन बना लेगा वो बेहतर बैट्समैन है, ठीक है। अब ये काफी हद तक फेयर फेयर वो है, मतलब तरीका है जज करने का कि भैया बैट्समैन बेटर कौन है। लेकिन फुल प्रूफ ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में पिच सेम है, बॉलर सेम है, माहौल सब सेम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के केस में बॉलें जो पड़े वो एकदम दोनों के लिए सेम हो, छह की छह बॉल वो क्या पता फिर बॉलर ने एक बंदे को ज्यादा, मतलब हल्की बॉल करा दी, या फिर ज्यादा टफ बॉल नहीं कराई, दूसरे को टफ बॉल पड़ गई, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन है भाई। अब हर चीज तो आप परफेक्ट नहीं रख सकते, ठीक है, उस किसी भी इकोसिस्टम में कि एकदम परफेक्टली चेक कर, एक आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि सब चीजें सेम है। चलो यार ये बंदा सही है जो बेटर खेला उस टाइम पे। एक बात तो ये हो गई। एक इससे ही बुरा हाल तब हो सकता है कि एक बंदे को आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉलर से खिलवाओ और दूसरे को नेशनल लेवल बॉलर से खिलवाओ, या फिर एक बंदे को किसी रफ पिच ग्रास वाली पिच पे खिलवाओ, एक बंदे को एकदम पूरा ड्राई पिच पे खिलवाओ, मतलब उनका आपने माहौल ही बदल दिया कि भाई पूरा उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट हो गई। तो वो तो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा, उसमें कैसे चेक करोगे? वैसे ही अगर एक प्रोग्राम मैं अपने यहाँ पे एक आईपैड पे रन कर रहा हूँ और दूसरा प्रोग्राम एक बंदा ले गया और वो रन कर रहा है भाई एक किस पे, एक गेमिंग लैपटॉप जिसमें मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं बहुत सारे, और या फिर एक बहुत ही पावरफुल मशीन है उस पे वो रन कर रहा है। तो हो क्या सकता है? यहाँ पे हो ये सकता है, मैंने ये प्रोग्राम अपने नॉर्मल से मशीन पर रन किया, मैंने 0.25 लिया, उसने एक बहुत ही पावरफुल मशीन पर रन कर दिया, उसने 0.2 लिया, और वो मेरे को आके दिखाया भैया देखो भाई 0.2 में रन हो गया, आपका 0.25 में हो रहा है, मेरा तो भैया बेटर है। तो क्या ये मानना सही होगा कि हाँ यार इसके पास प्रूफ है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। बिकॉज आप क्या बोलोगे यार,
यहाँ पे तो मशीनें ही अलग अलग थी। तुम दूसरी दूसरी मशीन पे चला के आप अगर ये क्लेम करते हो कि भाई मेरा फास्ट रन कर गया, ये कौन तय करेगा कि मशीनें दोनों बराबर थी? तो यहाँ पे भी ये पर्पस बीट हो जाता है। आप चेक करने का कि कौन सा प्रोग्राम फास्ट रन कर रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन ऑन डिवाइसेस, ठीक है, कि कौन सी डिवाइस पे रन किया है ना। ये भी सही नहीं है, रन रन करके भी सही से पता नहीं लगेगा आपको। चलो मान लिया कि भैया अलग अलग डिवाइसेस पे रन किया तो अलग अलग आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलोगे भाई चलो सेम डिवाइस पे जब रन किया था वो तो मानोगे। तो उस पे भी मेरा एक आर्गुमेंट ये है, सेम डिवाइस पे रन किया, लेकिन आप कैसे ये 100% गारंटी कर रहे हो कि वो जो डिवाइस पे जब दोनों प्रोग्राम अलग अलग टाइम पर रन हुए वो उनकी दोनों की, कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, उसमें पता नहीं पैरेलली कितने प्रोसेसेस रन कर रहे हो, कितना इनपुट आउटपुट हो रहा हो, तो उसमें शेड्यूलिंग चलती है, बहुत सारी चीजें पैरेलली चलती है ना। तो आप ये कैसे गारंटी करोगे कि दोनों की कंडीशन एकदम परफेक्टली सेम थी और दोनों परफेक्टली सेम में कंडीशंस में ही रन किए? जैसे वो बैट्समैन के लिए पिच भी सेम थी, बॉलर भी सेम था, लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं कर सकते 100% श्योर। हम फिर एक मतलब एक बहुत ही हल्की सी ये बोल सकते हैं कि हाँ, रफली रफली सेम है। ये एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा अभी भी मार्जिन ऑफ एरर है। क्यों? कैसे गारंटी करोगे कि बॉलर था वो एकदम सेम ही सेम टाइप की बॉल दोनों को डाला, या फिर जो प्लेइंग कंडीशंस थी, ह्यूमिडिटी थी, या फिर जो माहौल था वो एकदम चेंज नहीं हुआ, एकदम परफेक्टली एकदम सिस्टम सेम था? नहीं कर सकते। तो दूसरी मशीनों पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो क्लियर कट आंसर में आ जाता है। सेम मशीन पे भी रन करके आप गारंटी नहीं दे सकते। तो आप बोले यार बड़ा मतलब हेडेक है ये तो, अब फिर पता कैसे लगाए? तो पता ऐसे लगाती है कोड की क्वालिटी का या रन टाइम का, कि यू हैव टू कम अप विद अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। अब देखो, आप अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या कंप्यूटर इंजीनियर, तो कुछ तो पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा आपको सिस्टम निकालना पड़ेगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइसेस हो, जो कि दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इम्यून टू ऑल दीज थिंग्स हो, और आपको वो एक चीज ला के दे, एक ऐसा पैरामीटर ला के दे जिसको देख के आप ये बोलो कि ठीक है, हाँ, अब ये प्रोग्राम इससे बेटर है। तो वहां पे मैथमेटिक्स कम्स टू आवर रेस्क्यू, और वहां पे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हेल्प अस, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे बिग ओ नोटेशंस, जो कि बहुत यूज होता है टू गेज द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। बिग, इसको बोलते हैं बिग ओ। बिग ओ इस टाइप से प्रोनाउंस करते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ओ। तो बिग ओ नोटेशन, ठीक है, बिग ओ नोटेशन क्या होती है ये देखेंगे पहले, और कैसे मतलब इसको कैसे अप्रोच करना है। तो अब मैंने बताया कि ऐसा फ्रेमवर्क, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा जो कि आपको ये बताए कि भैया ये प्रोग्राम उससे बेटर है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बिग ओ नोटेशन क्या होता है? बिग ओ नोटेशन आपको रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम को जज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसका और दूसरा नाम, जो मैथमेटिकल नाम है, वो है ऑर्डर ऑफ, मतलब किस ऑर्डर की चीजें जा रही है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। तो पहले इसका ना मैथमेटिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है इस नोटेशन के पीछे। फिर ना इसको एकदम ले आएंगे, एकदम सिंपल बना के, जितना आपको समझने की जरूरत है। मैथमेटिकल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो भी जानना जरूरी है यार। क्योंकि कई बार अगर फंस गया कोई ऐसा इंटरव्यूअर की भाई उसको आता है ये मैथमेटिक वाला, तो और उसने पूछ दिया, तो बेकार में छोटी चीज के लिए क्यों रिजेक्ट होना है ना। उसके भी फंडे क्लियर कर लेंगे। उसके आगे फिर इसको एकदम सिंपल कर देंगे, ताकि बस उतना आपको याद रखना हो इम्पोर्टेंटली, जितने से आपकी दाल गल जाए। तो मैथमेटिकल क्या है? तो एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखोगे कि भाई क्या लिख दिया यार ये। देखो, एफ एफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है? फंक्शंस है। और ये बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ
इसको मैंने बोला था ना, ऑर्डर ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब भी मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो एक्चुअली ये एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है, जिसमें से एक फंक्शन आप उठा के, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को होल्ड कराते हो, लेकिन आगे देखेंगे हम सबसे टाइटर बाउंड को अपना मानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी या फिर बिग ओ नोटेशन। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें आगे क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट a constant c where c is greater than where c is greater than 0। ठीक है, if there exists a constant c such that what f of x is less than equals to c of g of x। अब देखो यार, ये मैंने पूरी कहानी लिख दी, ये पूरा सार है बिगो नोटेशन का। दोबारा से पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स। ऑर्डर, अब बिलोंग साइन आ गया नीचे, इक्वल टू साइन नहीं बोला मैंने, बिलोंग आ गया, तो मतलब ये राइट वाला एक सेट है। अब भाई, अब इसको और कैसे, मतलब ठीक है आपने बोल दिया, तो ये कैसे डिनोट होगा, ये ऑर्डर ऑफ तो लगा है, अब इसको ऑर्डर ऑफ को कैसे हटाएंगे, वो ऐसे हटाएंगे, अगर अगर देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी, अगर ऐसा एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, सच, जो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड। अब ये इक्वेशन मल्टीपल फंक्शंस के लिए होल्ड कर सकती है, आप देखेंगे, क्योंकि क्योंकि मतलब इक्वेशन है, इसमें मल्टीपल इसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बेस्ट तरीका है ग्राफ से समझने का। ठीक है, ये आपका आ गया, दो फंक्शंस ड्रॉ करता हूँ, ये मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, ये आपका आ गया एफ ऑफ, इसको मैं बोल रहा हूँ, ये जो डार्क लाइन है इसको मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स, बोल देता हूँ इसको। ठीक है, अब बचा क्या, अब एक सी जी ऑफ एक्स में बनाता हूँ, सी जी ऑफ एक्स बना दिया मैंने इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया सी जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के बाद ये सी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के नीचे कभी नहीं आया। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ आया था, एक पॉइंट यहाँ आया था, ठीक है, इसको मान लो आप कुछ C1। एक पॉइंट यहाँ आया था, इसको मान लो आप C2। एक पॉइंट यहाँ आया था, इसको मान लो आप C3। तो देखो हुआ क्या, ये एफ ऑफ एक्स है, डार्क ब्लू लाइन वाला, और ये डार्क ग्रीन वाला सी जी ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आपको याद रहे, सी जी ऑफ एक्स। हुआ क्या, आपने देखा कि यार ठीक है, ये के हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स नीचे होना चाहिए सी जी ऑफ एक्स के। ठीक है, आपने बोला हाँ जी, सी जी ऑफ एक्स से नीचे है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार ये सेटिस्फाई कर गया, यहाँ से ये सेटिस्फाइज कर गई इक्वेशन। बट आई मीन दिस इज नॉट दैट सिंपल। हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, ये रीजन में आपका आपका सी जी ऑफ एक्स, सॉरी सी जी ऑफ एक्स, सर सी जी ऑफ एक्स इसके ऊपर चला गया, एफ ऑफ एक्स नीचे बैठ गया, यहीं पे से सेटिस्फाई कर रहा, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, शुरुआत में ये चीज। सी जी ऑफ एक्स यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, शुरू वाले रीजन में यहाँ से यहाँ तक नॉट सेटिस्फाइंग है, यहाँ से यहाँ तक सेटिस्फाइंग है, और यहाँ से यहाँ तक भी नॉट सेटिस्फाइंग है ना। तो ये फंक्शन, लेकिन इसके सी थ्री के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो एक तरीके से इस C3 एक एग्जिस्ट करता है, C3 इज अ कांस्टेंट जो कि एग्जिस्ट करता है टू मेक दिस कंडीशन होल्ड। कैसे, क्योंकि C3 एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है जिसके बाद, मैंने ये बता दिया ना आपको, पहले ही मैंने ये क्लेम कर दिया कि इसके बाद ये सी जी ऑफ एक्स नीचे नहीं आएगा। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है C3 के बाद, एंड यू कैन बी, मतलब यू कैन यू कैन बी यू कैन गो होम विदाउट टेंशन बेसिकली, है ना। तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो।
अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई C3 के बाद, तो एक तरीके से आपको ये फंक्शन मिल गया, एक तरीके से आपको ये फंक्शन मिल गया जिसमें एक कांस्टेंट भी है, जिसके बाद मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो उस फंक्शन के नीचे ही नीचे लाई करता है, कभी भी मतलब ऊपर नहीं भाग जाएगा उसके। ठीक है, जैसे इस रीजन में, इस रीजन में। ठीक है, एट वन पॉइंट। और जनरली ये देखा जाता है कि वो पॉइंट बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए, एक्स की लार्ज वैल्यूज के लिए वो ये कंडीशन होल्ड होती हो, लार्ज लार्ज वैल्यूज के लिए हम चेक करते हैं। छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी कंडीशन के लिए आप ये चेक नहीं करते, मतलब छोटी छोटी एक्स की वैल्यूज के लिए डजेंट मैटर। जनरली फंक्शन जब ग्रो करता है तो वो कैसे बिहेव करता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको एक एक जी ऑफ एक्स मिल गया जिसमें सी जी ऑफ एक्स ऐसे एक कांस्टेंट लाई करता है। चलो, अब देखो यहीं पे एक और फंक्शन भी ऐसा हो सकता है। देखो, एक मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, वो ऐसा 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 और फिर वो भी ऐसा जा रहा है। ठीक है, और इसको भी मैं सी ऑफ के ऑफ एक्स बोल दूं अगर। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर फॉर और ये तो फंक्शन ही नहीं बचा भाई, ये तो मैंने गलत ही बता दिया। फंक्शन की एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, वहां पे ऐसा हो गया था। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बाद ये वो कंडीशन होल्ड कर रहा है C4 के बाद, ये भी हाँ हमें इसमें एक पॉइंट मिल गया C4 और सी के ऑफ एक्स। और हाँ ये कंडीशन होल्ड करती है आफ्टर C4, तो एक तरीके से ये भी कैंडिडेट है इस सेट का। अब बात ये आती है कि ये भी यहाँ पे इस वाले सेट में जी ऑफ एक्स भी लाई करता है और के ऑफ एक्स भी लाई करता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इस सेट में से जो बेस्ट हमारे को एक बेस्ट बाउंड देता है उसको हम प्रेफर करते हैं। ऐसे तो यहाँ दुनिया भर के फंक्शन ऊपर, इसके ऊपर तो दुनिया भर के फंक्शन और लाई कर रहे होंगे, वो सब इस सेट में है, लेकिन रेलिवेंट और हमारे काम के कुछ कुछ ही हैं उसमें से, सारे नहीं है। ऐसे तो आप, वही बात है कि आपको किसी ने बोला कि बहुत ही मतलब कि यार मेरे को पानी पीना है, एक बर्तन खरीद लाओ। तो क्या आप एक बाल्टी में थोड़ी, बाल्टी थोड़ी खरीद, और आपसे बोले कि भाई इतना बड़ा बर्तन खरीद के लाना उसके कि पीने लायक पानी आ जाए। ठीक है, तो आप मार्केट गए, आपने 50 लीटर की बाल्टी उठा लाए। टेक्निकली आपने गलत नहीं किया, 50 लीटर की बाल्टी उठा लाए कि यार ठीक है, आपने सिर्फ ये बोला था कि पीने लायक पानी आ जाए, इसमें पीने लायक पानी आ जाएगा। लेकिन आपको पागल ही बताएगा, अरे पीने लायक पानी तो आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू बाल्टी उठा लेगा। पीने लायक पानी तो 500 ml के ग्लास में आ जाता है। तो तेरे को, तू 500 ml का ग्लास भी ला सकता है खरीद के, जो कि 100 रुपए का आ जाएगा, और 5 लीटर 50 लीटर की बाल्टी भी ला सकता है उठा के, जो कि तुम्हें 1500 रुपए की पड़ेगी। तो समझदारी तो जितने कम से कम में काम बन जाए, जो तुम्हारी कंडीशंस होल्ड कराता हो, जितने कम कम से कम में काम बन जाए, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, उसमें बात बन जानी चाहिए, उसको उसको लाना चाहिए आपको। ये थोड़ी है आपसे मांगा पानी पीने के लिए आप ले आए बाल्टी, आपसे मांगा कि भाई सब्जी काटने के लिए कुछ औजार ले आओ, आप ले आए तलवार, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो इसको होल्ड कराएंगे, लेकिन लेकिन आप कौन से, हम डिसाइड करेंगे आगे कि कौन सा वाला हम उठाएंगे अपने पर्पस के लिए। तो आई होप ये मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा आपको इसका फंडा ग्राफिकली आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली इस सेट में लाई कौन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब बात आते हैं इसको हम कंप्यूटर साइंस में कैसे देखेंगे। तो कंप्यूटर साइंस में या फिर प्रोग्राम की रन टाइम को जज करने के लिए कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम के रन टाइम को जज करने के लिए ये इस तरीके से यूज होता है कि आप एक फंक्शन डिवाइस करते हो, किसी भी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है आपका, ये वाला प्रोग्राम है। ठीक है, आप एक फंक्शन आप एक मतलब मैथमेटिकल ये कंप्यूटर साइंस वाला फंक्शन है, आप एक मैथमेटिकल फंक्शन बताते हो जो आपको ये निकाल के देता है कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इनपुट, यहाँ पे एक्स बैठा है ना, यहाँ पे एक्स बैठा है ना, ये एक्स वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। आप ये बताते हो कि जिस रेट से अगर कि कोई साइज ऑफ इनपुट ग्रो करेगा, तो उसका मेरे रन टाइम पे क्या इफेक्ट करेगा, उसका उसकी आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन देते हो। सपोज करो कि आपका ये प्रोग्राम है,
आपका साइज ऑफ इनपुट, यहाँ पे इनपुट क्या है, एन और एम है, ठीक है। एन और एम की कोई भी वैल्यू हो, ये प्रोग्राम के रन टाइम पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो चार स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर रहा है। एन, आप एन और एम की एक एक लाख वैल्यू भी दे दो तो भी ये तो चार इसको करना है, कुछ नहीं फर्क पड़ना है इस पे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितनी बार ये स्टेटमेंट रन करेगी, ये एम की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर एम 100 है तो ये 100 बार रन करेगी, अगर एक 10,000 है तो ये 10,000 बार रन करेगी। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, यहाँ पे इनपुट पे डिपेंडेंट है। तो हम जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताते हैं वो इनपुट के टर्म्स में बताते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन इनपुट। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन इनपुट। तो अब एक बहुत ही सिंपल सा, आई मीन एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इनपुट के साइज से आपके रेट ऑफ ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, एक ग्राफ बनाते हैं, हम प्लॉट करते हैं डिफरेंट 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 इनपुट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कोड के लिए। सपोज करो एक कोड है आपका ये, आई एन टी, आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन एन, वेयर एन इज द इनपुट साइज, आई प्लस प्लस, और सी आउट आई किया मैंने। और दूसरा कोड है ये, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन एन स्क्वायर, आई प्लस प्लस, सी आउट आई। तो अब देखो यहाँ पे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ इनपुट साइज अगर आपका वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ठीक है, सेवन है, एट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रेंज ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो आप बताओ यार, जब इनपुट साइज वन है, जब ये एन की वैल्यूज मान लो आप, एन की वैल्यू वन है तो ये कितनी बार रन करेगा, एक बार रन करेगा। एन की वैल्यू वन है तो ये एक बार रन करेगा, यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा हूँ मैं। एन की वैल्यू टू है तो ये कितनी बार रन करेगा, एन की वैल्यू टू है तो ये कितनी बार रन करेगा, दो बार रन करेगा। थ्री है तो तीन बार रन करेगा, फोर है तो फोर बार रन करेगा, फाइव है तो, सॉरी यार ये इतनी ये छोटी रेंज है, ये लगभग ऐसा आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। और एक तरीके से आपको पता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आपने कवर की है ना, ये एकदम लीनियर ग्रोथ देगा। लीनियर मतलब एकदम ऐसा स्लोली लीनियरली, है ना। अब दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं। अगर आई की वैल्यू वन है तो ये कितनी बार रन करेगा, जी बिल्कुल सही बात है, ये वन ही बार रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वन बार रन किया, ठीक है। अब अब आई की वैल्यू टू है तो कितनी बार रन हो गया, ये हो जाएगा फोर बार रन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली डॉट कर रहा हूँ, थ्री पे नौ बार रन हो जाएगा ये, फोर पे 16 बार रन हो जाएगा, ठीक है। फाइव पे कितनी बार हो जाएगा, फाइव पे 25 बार रन हो जाएगा, सिक्स पे 36 बार रन हो जाएगा, सेवन पे 49 बार रन हो जाएगा, एट पे 64 बार रन हो जाएगा। तो देखो ये दोनों ग्राफ में फर्क है कि नहीं। एक में तो बहुत ही लीनियरली ग्रो कर रहा है एकदम, ठीक है, लीनियर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, एकदम लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। दूसरे में क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना, उसका ग्राफ निकल के आ रहा है, राइट। तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एन, इसका रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका जो रेट, ग्रीन वाले का रेट ऑफ ग्रोथ, ये मरून वाले के, ये जो भी ये डार्क ब्राउन वाले के रेट ऑफ ग्रोथ से बहुत ज्यादा है ना। जैसे जैसे इनपुट का साइज ग्रो करता है, इसका रन टाइम बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो एक तरीके से हमने क्वांटिफाई कर दिया कि भाई कौन सा प्रोग्राम इसमें बुरा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये इस इक्वेशन को मतलब फॉलो करता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब देखो बात ये हो जाती है, अब यहीं पे बात है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स बोला था, तो एक तरीके से इस प्रोग्राम से क्या हम बोलना चाहते थे कि भाई
ये एक तरीके से जी ऑफ एक्स आपका अपर बाउंड है। अपर बाउंड मतलब कि आप कितना ही भी भद्दा इनपुट दो, कुछ भी वाहियात इनपुट दो, आप इसके आपका रन टाइम नीचे ही रहना है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट के बाद जी ऑफ एक्स के नीचे ही रहना है। तो एक तरीके से हम अपर बाउंड दे रहे हैं। अपर बाउंड दे रहे हैं मतलब कि हाँ भाई, निश्चिंत रहो, डोंट टेक एनी टेंशन, एंड यू विल स्टे बिलो जी ऑफ एक्स ओनली। तो ये एक तरीके से अपर बाउंड है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब एक बिल्डिंग में 10 माले हैं तो आप ये बोल सकते हो कि 11वें माले पे आप नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 10 ही माले हैं, इससे अपर बाउंड 10 है इसका। इसका अपर बाउंड जी ऑफ एक्स है, हम गारंटी कर सकते हैं। कल को एक बंदा आ जाए कि भाई इसको भी तो अपर बाउंड ले सकते हो, ये ऊपर जो एक फंक्शन बन रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं यार, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और इससे भी ऊपर ले सकते हैं, आसमान भी अपर बाउंड हो सकता है। लेकिन विल दैट मेक एनी सेंस? आपको कुछ ऐसा लेना है जो कि आपके क्लोजेस्ट भी हो और जिसकी आप गारंटी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब भी एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन होगी जो इस प्रोग्राम का अपर बाउंड बनने के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, क्योंकि आपको एकदम टाइट, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट बाउंड देना है। तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे मिलेगा। आप गारंटी कर सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है ये एन स्क्वायर, इसकी ग्रोथ रेट है जो एन स्क्वायर जो आपका इक्वेशन है उससे नीचे ही नीचे रहेगी। इसी प्रकार से इसका ऑर्डर ऑफ एन, इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एन क्यूब, इससे ऊपर वाले हैं वो सब क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उनको लेने का सेंस क्या है? ये तो आप मतलब यू आर मेकिंग योर लाइफ अननेसेसरीली इजी एंड यू आर मेकिंग द लाइफ ऑफ साइंटिस्ट अननेसेसरीली टफ, क्योंकि ये स्टुपिडिटी है। आपको अपर बाउंड तो उठाना है, बट जितना क्लोजेस्ट टाइट हो सके आपके रियल लाइफ एनालिसिस से उतना उठाना है। ये नहीं कि बस हाँ इजी करके कुछ भी फेंक दिया, नहीं। तो उस तो इन दैट केस ये आपका टाइटेस्ट अपर बाउंड है। इस केस के लिए एन स्क्वायर, इस केस के लिए ऑर्डर ऑफ एन। और ये कैसे निकाला मैंने? ये तो मैंने ग्राफ पे आपको पिक्टोरियली दिखाया कि भाई क्यों रेट ऑफ ग्रोथ इस फंक्शन का हाई है ऊपर वाले फंक्शन से। लेकिन जब आप एसिम्प्टोटिकली आप बताओगे इसका रन टाइम, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बस देखोगे कि ये स्टेटमेंट कितनी बार रन कर रहा है, एन टाइम्स। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू 1 से एन है। ये स्टेटमेंट कितनी बार रन कर रहा है, एन स्क्वायर टाइम्स। तो ये ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। अपर बाउंड की कहानी आई होप ये समझ में आया हो कि इसका एसिम्प्टोटिकली रन टाइम कैसे निकला। अब थोड़ा सा ना वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी अरिथमेटिक देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, सपोज करो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन प्लस ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन क्यूब। अगर इनका आपको ऑर्डर ऑफ मतलब अपर बाउंड निकालना है तो कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, आप ये करोगे ऑर्डर ऑफ 2n प्लस ऑर्डर ऑफ 2n स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ 2n क्यूब, सॉरी 2n क्यूब। तो जब आप इसकी अपर बाउंड निकालने की बात करते हैं तो आप ये जो कांस्टेंट है ना, यू कैन इग्नोर देम। ठीक है, क्योंकि आई मीन दे डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द अपर बाउंड, दे आर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट में हमें नहीं जाना है, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मतलब आप वेरिएबल्स जो आपका इनपुट साइज है उसी पे डिपेंड करना है। इनपुट साइज क्या है? एन। यहाँ पे मैं हर जगह इनपुट साइज को एन लेके चलूंगा। तो इसको इसको इग्नोर कर दे, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। ठीक है। अब एन इधर बैठा है, एन एन स्क्वायर इधर बैठा है, एन क्यूब एक और इधर ड्रॉ हो जाएगा, एन क्यूब। तो भाई आपको ये बताना है कि अपर बाउंड क्या है, कि आप गारंटी ले सकते हो कि वर्स्ट केस में उसके तो नीचे ही रहूंगा। तो इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? ये अपर बाउंड है। इन दोनों को यू कैन सेफली इग्नोर, क्योंकि अगर इसको ले लिया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आ गए, है ना? तो लोअर ऑर्डर की टर्म्स, लोअर ऑर्डर मतलब लोअर पावर की टर्म को आप सीधे से इग्नोर कर दो और इस पूरी इक्वेशन का अपर बाउंड हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। सीधी सी बात है। ठीक है। क्यों इनको इग्नोर किया? क्योंकि भाई ये इसके तो नीचे ही लाई करने हैं और अपर बाउंड बताने की बात हो रही है, तो अपर बाउंड तो यही डिसाइड कर देगा, और कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज ये है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। अगर एन और एम दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों को रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इनमें से एक कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर कर दो, कई बार ऐसा भी सिचुएशन में फंस सकते हो। जिस सपोज एम कांस्टेंट है तो एम को इग्नोर कर दो। तो अब ना एक काम करते हैं, आपको मतलब ये थोड़ा सा फील दिलाते हैं कि अपर बाउंड कौन कौन सा हो सकता है। देखो ऑर्डर ऑफ एन हमने कर लिया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कर लिया, कि कोड किस किस प्रकार के आपके सामने आ सकते हैं, और आप कैसे उनका कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे ये थोड़ा सा देखते हैं।
ठीक है, ये कोड लिखता रहूंगा और उसकी आप ना पॉज करके कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का ट्राई करना। ये दोनों कोड की तो आपने कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते निकाल दी। एक और कोड लिखता हूँ। फॉर int I इक्वल्स टू n आइस, अब ये मैं शॉर्ट हैंड लिखूंगा, ठीक है, आई एन टी पाई एन टी गायब कर दूंगा। फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू जीरो, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, सी आउट हाई। अब बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पॉज करके सोचो। देखो, ये ऊपर वाला लूप कितनी बार रन करेगा, n टाइम्स, अज्यूमिंग n इज द इनपुट साइज, मतलब यहाँ पे n इनपुट साइज है, ध्यान रखना जहां भी n यूज कर रहा हूँ वो इनपुट का साइज है, ये n टाइम्स रन करेगा। अंदर वाला लूप कितनी बार रन कर रहा है, अंदर वाला लूप कर रहा है आपका n टाइम्स। तो कितनी बार, मतलब पहले i इक्वल्स टू जीरो के लिए n टाइम रन करेगा, फिर i इक्वल्स टू वन के लिए n टाइम रन करेगा, फिर i इक्वल्स टू टू के लिए n टाइम रन करेगा। तो क्या हो गया इसका, फाइनली कितनी बार ये सी आउट हाई प्रिंट होगा, n इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सीधी सी बात है, इनको अंदर घुसते वक्त मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कहीं कहीं पे कुछ और भी आपको ध्यान देना होगा, वो भी एग्जाम्पल थोड़े से मैं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन, ये एग्जीक्यूट कितने तरीके, ये ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n इंटू एन, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और एक लिख लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक और लूप ऐड कर दिया, k इक्वल्स टू जीरो, k इज लेस देन एन, k प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने सी आउट हाई कर दिया, तो बताओ कितनी बार होगा, पॉज करके सोचो। सीधी सी बात है यार, ये n टाइम्स, ये n टाइम, और ये वाला भी n टाइम, तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात ही नहीं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। अब आ जाते हैं आगे। ये वाला लूप तो है ही ऊपर जो बैठा है, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर एंटी आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट हेयर प्रिंट कर रहा है, और साथ ही साथ एक और काम हो रहा है यहाँ पे, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, सी आउट देयर। अब देखो, ये तीनों आई मीन ये एक लूप का ब्लॉक है, ये एक लूप का ब्लॉक है, ये एक लूप का ब्लॉक है, तीनों एक ही कोड का पार्ट है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देखो, ये एन क्यूब टाइम रन करेगा, ये कितनी बार आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स, ये कितनी बार, एन इंटू एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक से ऐड होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगी, मैंने ऊपर ही बताया था, इन इन दिस केस आप कांस्टेंट्स को और लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर मार दीजिए। लोअर ऑर्डर टर्म मतलब ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आपकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इन तीनों के, अगर ये तीनों लूप ब्लॉक्स आपके सेम कोड का पार्ट है। आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक चीज करके देखते हैं, अगर यहाँ पे n की जगह m हो जाता तो क्या होता, n की जगह m हो जाता और m भी वेरिएबल है, तो क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती इन दैट केस, ऑर्डर ऑफ n क्यूब प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n इंटू m, है ना, m भी वेरिएबल, n भी वेरिएबल है। इज इट क्लियर। तो क्या होती फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, जनरली जनरली बिकॉज एन भी वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल है, जनरली देखा जाए तो ये कवर कर देना चाहिए, इसको तो क्लियरली इग्नोर करोगे आप, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी, और इसका ऑर्डर क्यूब में जा रहा है, इसका ऑर्डर एन, एन इंटू एम तो है, बट इसका एन स्क्वायर ही, मतलब स्क्वायर ऑर्डर में ही जा रहा है कुछ। लेकिन टू बी सेफ, आप क्योंकि खेलना ज्यादा नहीं चाहोगे, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यू प्लस एन एम लिख सकते हो इसको फिर भी, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए तो। लेकिन फिर भी यू कैन सेफली से रफली, बिकॉज एट द एंड तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप एज ए कोडर सॉफ्टवेयर आपको
रफली अप्रोक्सीमेटली गेज करना है, तो यू कैन सेफली गो विद एन क्यूब ऑर्डर इन दिस केस, ठीक है। लेकिन क्योंकि वेरिएबल है तो इसको इतना इजीली इग्नोर करना भी सही नहीं है, इसको लिख सकते हो आप मैथमेटिकली करेक्ट रहने के लिए। चलो अब आगे आते हैं, एक और अपना कोड करते हैं। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू एन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यहाँ पे वन कर दो, बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट हाई कर रहे हो, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले है आपका आपका इनपुट साइज n, ठीक है। फिर आपका सॉरी इनपुट n है, i की वैल्यू n है, फिर n बाई टू हो जाएगी, फिर n बाई टू क्या, टू स्क्वायर हो जाएगी, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, और यहाँ पे n बाई टू टू द पावर k, ठीक है। n बाई टू टू द पावर k इक्वल्स टू वन पे ये लास्ट बार लूप में घुसेगा, और रन कितनी बार किया ये, के टाइम्स, आप देख ही रहो, जीरो पे रन किया, वन पे रन किया, टू पे रन किया, और लास्ट बार कितनी पे रन किया, के टाइम, जब तक एन बाई टू टू द पावर के इक्वल्स टू वन हो गया। तो अगर ये लास्ट वाली इक्वेशन को मैं उठाऊं, एन बाई टू टू द पावर के इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू 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 द पावर के, तो के की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये के टाइम्स रन किया, दोनों का लॉग ले लो, लॉग ऑफ एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू टू द पावर के, तो क्या निकल के आएगा, ये लॉग वाला पावर वाला ऑपरेशन लगा दो, के लॉग बेस टू टू, तो ये तो वन हो जाता है, तो के इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन आएगा, लॉग ऑफ एन। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये लॉग ऑफ एन टाइम्स प्रिंट होने वाला है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो जनरली ये मैंने डराइव करके दिखाया जनरली, लेकिन जब हाफ हाफ करके डीके हो रहा है आपका, तो फिर बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर यहीं पे एक मतलब एक बस फॉर द सेक ऑफ इट, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई कि यहाँ हाफ की जगह थ्री हो रहा हो, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री की जगह यहाँ पे थ्री टू द पावर जीरो, थ्री टू द पावर वन, थ्री टू द पावर टू, थ्री टू द पावर के, यहाँ पे हो जाएगी एन बाई थ्री टू द पावर के इक्वल्स टू वन, तो एन इक्वल्स टू थ्री टू द पावर के। अब यहाँ पे जो लॉग आएगा ना आपका, वो लॉग बेस थ्री लेना पड़ेगा आपको, तो लॉग ऑफ बेस थ्री, थ्री, और ये के इक्वल्स टू लॉग बेस थ्री, थ्री एन। तो यहाँ पे बस ये हो जाएगा कि आपकी जनरली अगर यहाँ नीचे लॉग नहीं लिखा रहता कंप्यूटर साइंस में, तो इसको टू मान लेते हैं, बिकॉज टू मतलब बाइनरी जीरो वन इस टाइप की कि दो चॉइसेस है, इसलिए टू प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा के इक्वल्स टू लॉग ऑफ थ्री एन, और ये ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ थ्री एन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सी हुआ तो आई इक्वल्स टू आई बाई सी हुआ, सी इज ए कांस्टेंट, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग सी ऑफ एन हो जाएगी। तो इसको लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, आप बस इतना जानिए, जनरली लॉग एन आप बोलेगे तो लॉगरिथमिक समझ जाएगा बंदा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू, यहाँ पे जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है, और ये अंदर वाला ऐसे ही रन कर रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सा अब तक तो यार आई होप समझ में आ गया होगा। ये एन टाइम्स रन करेगा, ये लॉग एन टाइम रन करेगा, तो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सिंपल सा हिसाब है। अब थोड़ा सा ना ट्रिकी, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी सवाल सा, थोड़ा सा सोच के मैं लिखता हूँ, उसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। तो बेसिकली देखो, एक बार फिर से बता दूं, आप कर क्या रहे हो, आप ये बस पता लगा रहे हो कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको काउंट कर रहे हो। आप काउंट कैसे कर रहे हो, एन, ये एन टाइम्स बाहर वाला, और हर एक टाइम के लिए ये रन करेगा पूरा, तो एन इंटू दैट हो जाता है, एन इंटू इनर लूप। तो यहाँ पे अगर नेस्टेड लूप होते हैं तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाला सीधा सीधा रूल लग जाता है। अगर नेस्टेड लूप नहीं है, अलग अलग लूप है, तो हर लूप का अलग से निकाल के उनको ऐड कर दिया, और लोअर वाली टर्म्स को आपने डिस्कार्ड कर दिया, वो भी है। अब आते हैं एक और प्रोग्राम पे जिसमें अगेन काउंटिंग पे ध्यान देना। तो एक तो बाहर वाला लूप लिख रहा हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू एन, आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई इक्वल्स
आई इक्वल्स टू आई बाई टू, चलो ठीक है, ये हो गया। और फिर अंदर लिख लेते हैं थोड़ा सा, जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन आई करते हैं। देखो ये वाला वेरिएबल यहाँ उठा के लाया मैं, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे करता हूँ मैं सी आउट हाई। ठीक है, तो अब बताओ इसे, इसमें काउंट करो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आती है आपके हिसाब से। लेट अस ट्राई टू काउंट दिस। तो देखो, सीधा सा बात है, इसको काउंट करो। अब यहाँ पे ना सीधे सीधे आपको थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे आई भी बैठ गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा काउंटिंग में इशू आना आना चाहिए मेरे हिसाब से मैथमेटिकली। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला लूप तो नो डाउट आपका लॉग एन टाइम रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला लूप लॉग एन टाइम रन कर रहा है, लेकिन अंदर वाला लूप कैसे काउंट कर, अंदर वाला लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? देखो फर्स्ट टाइम के लिए अंदर वाला लूप कितने कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट टाइम के लिए जीरो से लेके आई इक्वल टू एन तक। सेकंड टाइम के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ लिखता रहता हूँ। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट आई इक्वल टू एन के लिए। सेकंड टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एन बाई टू। थर्ड टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एन बाई फोर। फोर्थ टाइम एन बाई एट, अप टिल वन, है ना? इतने अंदर। देखो मैटर तो यही करता है ना, ये ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है ना? ये ब्लॉक यहाँ पे एन लॉग एन टाइम एग्जीक्यूट हुआ था इस वाले केस में, तो मैंने एन लॉग एन लिखी थी। अब मैंने ये पूरा अपना अपना दिमाग लगा के ये पता लगा लिया कि फर्स्ट एन इक्वल, यहाँ फर्स्ट इटरेशन में बोल रहा हूँ, फर्स्ट इटरेशन में ये जे इक्वल्स टू जीरो से लेके, मतलब अप्रोक्सीमेटली कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ, वन से लेके आई लेस देन इक्वल टू आई, ये मैं कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम एन बार रन करेगा, सेकंड टाइम आई की वैल्यू एन बाई टू, आई बाई टू होगी, एन से स्टार्ट हुई थी, आई बाई टू होगी सेकंड टाइम, तो एन बाई टू बार रन करेगा ये। थर्ड एन बाई फोर्थ, फोर्थ एन बाई एट, ऐसे करते करते ये कितनी बार, अप टिल वन रन करेगा, है ना? आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर ऑफ ले लो, इसको ऐड अप करोगे तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, ऑर्डर ऑफ एन ओनली। आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, नहीं, ये सारी कहानी बदल दी क्योंकि यहाँ पे आई लगा दिया मैंने। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा नीचे उतर के इसको काउंट करना पड़ेगा कि भाई ये नीचे उतर के, कि नीचे उतर के क्या कहानी निकल के आती है, कितनी बार रन करता है। तो इस टोटल की अगर मैं ऑर्डर ऑफ, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, तो आप ये देखो ना, इसका जो एडिशन जाएगा ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ, मतलब इसका एडिशन हायर ऑर्डर में नहीं जा पाएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहनी है। ठीक है, तो ये थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम है। हालांकि आप ये सब फेस नहीं करोगे, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज गेट वेट की तैयारी कर रहे हो, ये वहां पे ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा और क्लोजर लुक डालना पड़ता है, थोड़ा और अंदर घुस के पता लगाना पड़ता है कि भाई हाँ अंदर वाला ब्लॉक हो कितनी बार एग्जीक्यूट रहा है। यहाँ ऐसे अलग से लिख लिया मैंने, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ गया। इनफैक्ट जब शुरू भी किया था तब भी मैंने अंदर वाले ब्लॉक को, मतलब आपको बताया था कि आप लिख के देख लो कि कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है ये, तो आप पता लगा रखे थे कि अंडर वाला ब्लॉक चलो एन टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है या एन स्क्वायर टाइम कर रहा है। ठीक है, तो चलो ये कहानी होगी, अब इतना ही रखते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को आप ज्यादातर ये वाली सिचुएशन फेस करेंगे, ये सिचुएशन फेस कर लोगे कोडिंग में, ये सिचुएशन फेस कर लोगे, ये वाली सिचुएशन फेस कर लोगे, एन स्क्वायर एन क्यूब या फिर एन लॉग एन या लॉग लॉग एन, इस टाइप की बातें फेस करोगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मतलब ऐसा हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद कोड करते करते, आप मतलब देख के कोड को बस रफ कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लोगे कि हाँ इसकी रफ कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो। अब एक और चीज देखते हैं, अगर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जैसे सी आउट, सी, या सी आउट एन हो गया, ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, जो लूप के अंदर नहीं है, जो मल्टीपल टाइम रन नहीं कर रही, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा ऑर्डर ऑफ वन होती है। ऑर्डर ऑफ वन मानते हैं हम कि ये कांस्टेंट टाइम में रन कर रहे हैं सारे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन मतलब कांस्टेंट, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है, ये कांस्टेंट टाइम, ये सब बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब इससे प्यारी कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम, ये इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट है ये। आप कुछ भी एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, कितनी बड़ी डाल लो, एम की वैल्यू की, मेरे को एन इंटू एम करके सीधा सा प्रिंट करा देना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि लूप में तो जाने नहीं है। तो इसकी कांस्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ वन होता है। ठीक है,
तो वन कांस्टेंट के लिए, या फिर ऑर्डर ऑफ सी बोल सकते हो, लेकिन इसको जनरली ऑर्डर ऑफ वन बोलते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे ये जो मैंने लूप लिखे थे, इसके बीच में कुछ फलाना ढिमाका लिखा होता, तो ये क्या हो जाता, ये प्लस ऑर्डर ऑफ एन क्यूब प्लस ऑर्डर ऑफ वन प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ वन, ऐसा करके कुछ कुछ आता है। ऑर्डर ऑफ वन को तो डायरेक्ट रिजेक्ट मार सकते हो आप, ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज है, या क्योंकि ये तो कांस्टेंट इसलिए नहीं रिजेक्ट मार रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एन एन स्क्वायर और इन सबसे लोअर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये लोअर उसमें आएगा, लोअर ऑर्डर में आएगा, तो लोअर ऑर्डर में तो कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ वन सबसे लोएस्ट ऑर्डर है एक तरीके से, उसको इग्नोर मार दो। बाकी फिर जिनकी पावर कम है उसको इग्नोर मार दो, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब यहाँ पे ऐसे निकल के आएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो। अब एक काम करते हैं, अब डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है क्या हमारे पास, और उनको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है और कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी खराब है। देखो, सबसे बेस्ट तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन ही है, ऑर्डर ऑफ वन ही है। तो ये ऑर्डर ऑफ वन होगी, जैसे ये हमारा चैनल हो गया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन, ये बेस्ट है। अब इससे जो भी आएगा उससे बड़ा होगा। अब बड़ा के लिए क्या बनाते हैं, देखो एक कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई थी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट साइज एन, इनपुट साइज यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में लिख देते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इनपुट साइज है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन हमने बना लिया। अब एक दूसरी इसके जस्ट बाद जो आएगी, आपको आपको दिखेगी, वो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ, मेरे हिसाब से जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो आप टारगेट करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो होती है ऑर्डर ऑफ एन। ये ऐसे ही सीधी लाइन ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं इसको, एकदम लाइन। ठीक है, अब आ जाती है इससे थोड़ी बुरी, जो कि आ जाएगी आपकी, इससे बुरी वाली जो हमने अभी कवर की, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी आपकी, कैसे ड्रॉ करेंगे, पैराबोला टाइप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद की ऑफ कोर्स यार सीधा सा बात है, आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ड्रॉ किया, आप ऑर्डर ऑफ एन क्यूब भी एक ड्रॉ कर सकते हो, वो इससे ही बुरी होगी थोड़ी सी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब ऐसी होगी। देखो ये रेट ऑफ ग्रोथ है बेस्ड ऑन इनपुट साइज, जैसे सबसे शुरू में समझाया था, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। ठीक है, अब भाई एक और कॉम्प्लेक्सिटी है जो काफी प्यारी है, ऑर्डर ऑफ वन से थोड़ी सी बुरी है, लेकिन आपकी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन से थोड़ी सी बेहतर है। थोड़ी नहीं, इनफैक्ट काफी बेहतर है। तो वो कैसे, वो वो कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा गेस करने का ट्राई करो। वो है आपकी लोगैरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लोगैरिथमिक में कैसे, जीरो तो जाऊंगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये इस टाइप की, ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसको मानो। ठीक है, और ये लाई करेगी इनफैक्ट यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन को थोड़ा राइट में खिसकाओ, और यहाँ पे लाई करेगी आपकी लोगैरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आ जाती है आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये बेहतर है आपकी ऑर्डर ऑफ एन से। अब आप गैस कर सकते हो, इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी से भी ये कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर हो सकती है, जो आप मतलब ड्रॉ कर सकते हो। कौन सी, अब मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब लेट्स नॉट इट मेक इट वेरी मेसी, जो जेनरिक कॉम्प्लेक्सिटी है उन्हीं को ग्राफ में रखते हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये ऑर्डर ऑफ एन है आपका, आप गैस कर सकते हो कैसे, वो हो जाएगी, देखो, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन, एन और एन स्क्वायर के बीच की आ गई। अब यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, आप गैस कर सकते हो। आई होप आप गैस कर लिए होगे। यहाँ पे आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। ठीक है, ये एन क्यूब हो गया। अब एक बहुत ही वाहियात सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसको एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ऐसी एकदम स्टीप ऐसे घुस जाएगी, एकदम स्टीप, मतलब स्टीप नॉट बिकॉज मैंने लंबी राइड है, लेकिन इसका रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा ही होगा, ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर एन, या फिर ये कांस्टेंट की जगह एन टू द पावर एम भी बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट की जगह वेरिएबल होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, ये थ्री है, टू है, ये पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, पॉलिनोमियल, ये
ये इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। ये बहुत ही गंदी कॉम्प्लेक्सिटी है। ऑर्डर ऑफ तुम्हारी ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर एम, जहाँ जहाँ पे एम भी वेरिएबल हो, ये ध्यान देना, नहीं तो वो पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएगी। हालांकि अगर एम बहुत वैल्यू बड़ा है, एन टू द पावर 14 है, वो पॉलिनोमियल में ही काउंट होगी, लेकिन वो गंदी होगी। लेकिन ये तो एम की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एम इज अ वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल, ये वर्स्ट टाइप की है। ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई, ये आपकी कैसे कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी बेहतर है। अब देखा जाए तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो ये ग्राफ बताता है, ये रेट ऑफ ग्रोथ बताता है कि कितना स्टेपली इनपुट के हिसाब से आपका रन टाइम बिगड़ रहा है, या फिर आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो आपका रन टाइम बिगड़ेगा, राइट। तो ये ग्राफ मोटा मोटी ऐसा है। आई होप मैंने सारा करेक्ट ही बनाया है, मुझे जहां तक आइडिया है। बट कुछ गड़बड़ हो तो लेट मी नो, ठीक है। तो ये आपकी कहानी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू कैसे बताएंगे। तो कोई भी कोड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ऐसे ही उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की, जनरली किसी भी कोड में जो कंट्रीब्यूट करता है ना टाइम कॉम्प्लेक्स, वो लूप्स ही होते हैं मोस्टली, मोस्टली मतलब 90% केसेस में लूप्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे। कहीं एक ऐसा सटल कोड आ गया जहाँ पे लूप ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नॉन लूप पार्ट ऑफ योर कोड भी ऐड अप कर रहा है, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं। तो आप जनरली, आप जब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, डायरेक्ट आपकी नजर जानी चाहिए लूप्स पे। इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो ऐड करना है आपको, डिपेंडेंट लूप्स हैं तो वो नेस्टेड हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स द लूप ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, वो आपको काउंट करना है और आपको फिर बता देना है कि भाई ये कहानी है, ठीक है। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बता देनी है। अब देखो एक चीज मैं जो बता रहा हूँ, कि अगर आपका लूप सपोज करो, वो ऑर्डर ऑफ एन आपने बताई थी, तो ऑर्डर ऑफ एन की जगह आप एन स्क्वायर भी बोल सकते थे, एन क्यूब भी बोल सकते हैं। आप ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर आप एन टू द पावर 14 बोल दो, आपका सब, आपसे किसी ने पूछा इसकी कॉम्प्लेक्स, आप बोल दो एकदम बिना एनालाइज के एन टू द पावर 14, या फिर एन फैक्टोरियल बोल दो, ये भी बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑफ कोर्स आप टेक्निकली करेक्ट है, पागल बताएगा, लेकिन आपको अरे भाई टाइटेस्ट बाउंड बताना है, टाइटेस्ट क्लोजेस्ट, तो वो टाइटेस्ट बाउंड ऑर्डर ऑफ एन निकल के आता है, अगर सेम लूप में है, जिसमें जिसमें एन टाइम्स रन करें। अब एक बहुत ही जाते जाते एक एग्जांपल, आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 50,000, आई प्लस प्लस सी आउट आई। भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कितनी बार रन करेगा, 50,000 टाइम। यहाँ पे देखो ये इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 57, दिस इज ऑर्डर ऑफ वन ओनली, ठीक है। इसको मत बता देना कि ये लूप लगा हुआ है जी ऑर्डर ऑफ एन जाएगा, नहीं। लूप तो लगा हुआ है बट कहीं पे भी इनपुट पे डिपेंडेंट है नहीं, तो फिर इसका मतलब ये कांस्टेंट टाइम है, ये बस 50,000 बार रन होगा, चाहे तुम 1 लाख बार रन कर लो, कोई मतलब नहीं है। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं वो इनपुट पे डिपेंड करेंगी, उनका वेरिएबल इनपुट होना चाहिए उसमें। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस टू टेक टेंशन। आपको ये कांस्टेंट टाइम ही कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा बट ये है ऐसा, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, उसी के टर्म्स में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। एक बस इसमें थोड़ा सा एडिशन आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। एसिम्प्टोटिक नोटेशन तो एक मैथमेटिकल चीज है, वो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी सेम ही रहनी है, राइट। बस मैं थोड़ा सा एक अगला, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, एक और वीडियो बना दूंगा, 10-15 शायद 5 ही मिनट लगे हैं उसमें, उसे भी देख लो इसके बाद जस्ट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।